थंबनेल देख करके आप भी आए हो तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि कोई क्लिक बैट वीडियो नहीं है। वीडियो को एंड तक वॉच करना, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपका भी ड्रीम है इंडिया से बाहर किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में सेटल होने का, या फिर यूरोप आने का, या फिर यूएस या यूके या कनाडा या फिर किसी और कंट्री में जाने का, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अभी मत करना, पहले वीडियो पूरी देख लेना। वीडियो पसंद आए तो ठीक है, और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि उसमें आपका पैसा नहीं लगेगा। अब मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ कि वीडियो के थंबनेल में जैसा कि मैंने दिखाया है कि आप लोग किस तरह से 30,000 रुपये में, 25 से 30,000 रुपये में न्यूजीलैंड जा सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हो। और इस वीडियो को एंड तक इसलिए भी देखना क्योंकि तूफान आने वाला है, और अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लेना। और ये फ्लाइट बहुत ही लंबी और ये जर्नी भी बहुत लंबी होने वाली है। इंडिया से न्यूजीलैंड की डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट 17 से 18,000 किलोमीटर है। एयर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, न्यू दिल्ली से। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अभी जो है एक हाइप बना हुआ है कनाडा का, यूरोप का, यूके का, यूएस का। तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। एक्चुअल में बात यह है कि कनाडा, यूएस, यूके में इतने ज़्यादा इंडियन हो गए हैं कि अगर आप वहाँ पे चले भी जाते हो तो आपको वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है, या अगर आप अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हो तो वहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। और अगर जॉब मिलती भी है तो मिनिमम वेज में काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक ऐसी कंट्री जो है सजेस्ट करूं जहां आप लोग जा करके अभी सेटल हो सकते हो। वहां की गवर्नमेंट वेलकम कर रही है, गवर्नमेंट अभी वीज़ा भी इजीली दे रही है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले कुछ मैं आपको न्यूजीलैंड के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक छोटी सी कंट्री है जिसके एक साइड में जो है ऑस्ट्रेलिया है, और एक तरह से आप इसको आइलैंड बोल सकते हो। कैपिटल जो है इसकी ऑकलैंड है, और अगर वहाँ की पॉपुलेशन भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, और 100% इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। हर बंदा वहाँ पे इंग्लिश बोलता है। लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं। जब भी आप रोड पे चलोगे, घूमोगे फिरोगे तो हाय हेलो वो आपसे बोलेंगे। इंडियन कम्युनिटी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। क्रिकेट टीम भी उनकी बहुत पॉपुलर है, स्पोर्ट्स कंट्री मानी जाती है। और अभी वहाँ पे वुमेन फीफा वर्ल्ड कप भी होने वाला है 20 जुलाई से। तो हो सकता है कि मैं उस समय न्यूजीलैंड में आप जाऊँगा और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा वहाँ के बारे में, उस कंट्री के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में। और वहाँ पे सिर्फ न्यूजीलैंड के ही नेटिव लोग नहीं है, वहाँ पे फिजी इंडियन, यानी कि फिजी एक कंट्री है जो पुराने ज़माने में इंडिया से वहाँ पे इमिग्रेंट जो थे वो मूव हो गए थे। तो अभी वो अपने आप को फिजियन कहलाना पसंद करते हैं। वो आपसे हिंदी में भी बात कर सकते हैं और भोजपुरी भी वो लोग बोलते हैं। तो एक हो गई ये फिजियन लोग, वहाँ पे काफ़ी आपको मिलेंगे। और उसके अलावा दुनिया भर से अलग अलग कंट्री के, छोटी छोटी कंट्रीज से वहाँ पे काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे। मावरी एक वहाँ पे एक स्पेशल ट्राइब्स है, वो भी आपको मिलेंगे। और वैसे इंग्लिश सबको आती है, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और बिना आईएलटीएस के अगर आप जाना चाहते हो, वहाँ पढ़ाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर सकते हो, वो आपको आगे बताऊँगा। बिना आईएलटीएस के अभी आप वहाँ पे जा सकते हो और बहुत ही आसानी से। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। और वीज़ा जो है न्यूजीलैंड का 99% जो अभी मिल रहा है। अगर आपकी 1-2 कंट्री की भी ट्रैवल हिस्ट्री है, बैंक में अगर 3 से 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए हैं, तो आराम से वीज़ा आपको मिलेगा। लेकिन वीज़ा मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप न्यूजीलैंड पहुंच गए। इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती है। इसका रीज़न ये है कि अभी जो है धीरे धीरे इंडिया में न्यूजीलैंड काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने वीज़ा पॉलिसीज़ को काफ़ी ईजी और स्मूथ कर दिया है इंडियन लोगों के लिए। रीज़न ये है कि वहाँ पे कुछ जो है नेचुरल तरीके के कुछ डिज़ास्टर हुए थे, जिसमें एक साइक्लोन वहाँ पे आया था। उससे पहले वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद न्यूजीलैंड अभी तक संभल नहीं पाया। उनकी इकोनॉमी जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। अभी उनको नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, आर्किटेक्चर के लिए नई रोड बन रही है, नई बिल्डिंग्स बन रही है। वो अपनी कंट्री को फिर से बिल्ड कर रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको वर्कर्स की ज़रूरत है। तो उन्होंने अभी एक रिकवरी वीज़ा प्रोग्राम भी निकाला है, जिसमें 7 दिन में वीज़ा आ जाता है, आप न्यूजीलैंड जा सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो एक अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, लेकिन वो एक लिमिटेड लोगों के लिए है। और जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ है वो है न्यूजीलैंड अभी 1 साल का ई वीज़ा दे रहा है। एक वीज़ा पे आप लोग मैक्सिमम 6 महीने तक न्यूजीलैंड में स्टे कर सकते हो। और जो दूसरी चीज़ है, उस वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते हो। तो गुड न्यूज़ क्या हुई अब मैं आपको बताता हूँ। वो वीज़ा न्यूजीलैंड जाने के बाद वहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है वर्क परमिट में। अगर नहीं भी कन्वर्ट होता है तो 6 महीने आप रह सकते हो, काम नहीं कर सकते हो। तो 6 महीने बहुत होते हैं। लोग दुबई की या कुवैत जैसी कंट्री में जा करके, या कतर जैसी कंट्री में जा करके भी लोग टूरिस्ट वीज़ा पे 1-1 महीने में, जब उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हम 1 महीने में जॉब खोज सकते हैं, तो 6 महीने तो आई थिंक कि मोर देन अनफ है। और दूसरी कमाल की चीज़ ये है कि न्यूजीलैंड में जो ड्राइविंग साइड है
जैसे कि मैं यूरोप में रहता हूँ, तो यूरोप से काफ़ी अलग है वहाँ की ड्राइविंग स्टाइल, बिल्कुल इंडिया की तरह ही है। तो लेफ़्ट साइड जो है वहाँ पे ड्राइविंग है, तो ये काफ़ी इजी है वहाँ पे इंडिया, अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो। दूसरी चीज़ ये, जैसे ही जिस दिन न्यूजीलैंड में आप एंट्री करते हो उस दिन से लेकर के 365 दिन तक इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस पे आप लोग गाड़ी चला सकते हो, और उस टाइम पीरियड में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवा सकते हो। लेकिन 1 साल बिल्कुल लीगल तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के वहाँ पर आप ड्राइविंग कर सकते हो, ठीक है। और एक बहुत ही छोटी कंट्री है, और कंट्री जो है एक तरह से 2 आइलैंड में बटी हुई है, एक साइड अलग दूसरी साइड अलग, बीच में जो है समुंदर है, उसे क्रॉस करके आप लोग दूसरी साइड जा सकते हो, तैर के जाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और जो दूसरी चीज़ है यहाँ की वीज़ा जो है अभी 1 साल का मिल रहा है, और जब हम लोग अप्लाई करते हैं वीज़ा तो वो ज़्यादातर मल्टीपल एंट्री वीज़ा ही दे रहे हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और साथ में अगर आप वहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हो तो वहाँ पे जाने के बाद 3 महीने तक आप कोई भी एजुकेशनल कोर्स वहाँ पे ले सकते हो। उसकी फ़ीस वगैरह आपको यूनिवर्सिटी से पता करना पड़ेगा जब एक बार आप वहाँ पहुँच जाओगे, या इंटरनेट पे भी आप जो है इंक्वायरी कर सकते हो कॉल वगैरह करके, कॉल या ईमेल के थ्रू। लेकिन हाँ, वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वीज़ा आपको मिल जाएगा, इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, कनेक्टिंग फ़्लाइट आपको लेनी पड़ेगी वाया सिंगापुर, या फिर दुबई से आपको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। सिंगापुर से जो बहुत से लोग जा रहे हैं, इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़्लाइट में चढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन सिंगापुर में जब उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है आगे के लिए, ऑकलैंड के लिए, वेलिंगटन के लिए, क्राइस्टचर्च के लिए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इमिग्रेशन वाले जो है काफ़ी लोगों को, इंडियन को डिपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। जैसा कि पहले यूक्रेन का ई वीज़ा था पहले, लेकिन बहुत से इंडियन डिपोर्ट होते थे। अगर फॉर एग्जांपल 100 लोग आ रहे हैं तो 100 में 40 पक्के डिपोर्ट होते थे। तो ये बहुत बड़ा जो है डिपोर्टेशन अगर देखा जाए तो रेशियो है। वीज़ा सबको मिल रहा था, 100 के 100 लोगों ने अगर अप्लाई किया तो वीज़ा सबको मिला, वो यहाँ तक आए भी, लेकिन एयरपोर्ट से उन्हें वापस जो है इंडिया भेज दिया गया। तो सिंगापुर में भी यही हो रहा है, एयरपोर्ट से उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। मैं सिंगापुर में काफ़ी रहा हूँ, लेकिन सिंगापुर की जो पॉलिसीज़ है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर उन्हें थोड़ा सा भी कुछ लगता है कि ये बंदा जाके वापस नहीं आएगा, क्योंकि सिंगापुर में भी इंडियन लोगों ने अपनी इमेज जो है बहुत अच्छी नहीं बना रखी है। बहुत से लोग टूरिस्ट वीज़ा लेकर के जाते हैं और वापस नहीं आते, वो लोग जो है ब्लैक में या इलीगल तरीके से वहाँ पे काम करने लगते हैं। तो उन्हें पता है कि इंडियन जो है वो अगर न्यूजीलैंड भी जा रहे हैं यहाँ से तो वापस नहीं आएंगे। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि वीज़ा है आपका 7 दिन का, और आप लोग जो है वहाँ तक जब न्यूजीलैंड बंदा जा रहा है 7 दिन के वीज़ा में 7 जन्मों का आप लोग सामान लेके जा रहे हो। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें 10-10 पैकेट सरफ लोग जो है लेकर के जा रहे हैं, डिटर्जेंट पाउडर की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके अलावा आटा लेकर के जा रहे हैं, चावल लेकर के जा रहे हैं। भाई आप वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे उनको आप घूमने जा रहे हो उस कंट्री में, वो कंट्री वीज़ा इसलिए दे रही है क्योंकि वो चाह रही है कि उनका इकोनॉमी थोड़ा सा बूस्ट करे। लेकिन अगर उन्हें ये लग रहा है कि भाई वीज़ा दे दिया, ये बंदा तो आकर के बूस्ट करने की बजाय हमारे रिसोर्सेज यूज़ करेगा, यहाँ पे काम करना चाहता है, 100% वो डिपोर्ट करेंगे। अगर आप भी अगर उनकी जगह इमिग्रेशन ऑफिसर होते और आपकी कंट्री में इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हो, बिल्कुल जैसा कि अगर रोहिंग्या मुस्लिम या फिर बांग्लादेश से कोई भी आता है तो हमें भी नहीं पसंद है ये चीज़ इंडिया में। अगर इलीगल आकर के कोई इमिग्रेंट्स इंडिया में रहता है तो हमारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, अगर दूसरा आकर के हमारे रिसोर्सेज यूज़ करता है, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ पे हाथ डालता है, तो बिल्कुल हमें भी बुरा लगेगा। तो ऐसे में न्यूजीलैंड तो अभी क्राइसिस से जूझ रहा था, वो फिर से बाहर निकलना चाह रहा है, अपने आप को रीबिल्ड करना चाह रहा है, और ऐसे में वो वीज़ा भी 1-1 साल का दे रहा है। तो आप लोग जेन्युइन इंटेंशन दिखाइए, वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, वहाँ पे जाने के बाद आप लोग वापस नहीं आने वाले हो। लेकिन एट लीस्ट एयरपोर्ट पे आप लोग इस तरीके से जाओ, सोबर बन के, थोड़ा लगना चाहिए कि ट्रैवलर हो आप। और वो लोग पैसे भी चेक करते हैं, अकाउंट में आपके पैसे नहीं है। मैंने देखा है, एक तो सोशल मीडिया पे ज्ञान फैलने वाले इतने लोग हैं जिनका खुद का बैंक बैलेंस 2 डिजिट का होता है और वो बात करते हैं इंडिया की जीडीपी कैसे सुधरेगी। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों, जिनके घर में बिल्कुल नहीं चलती है और वो सोशल मीडिया पे आके ज्ञान देते हैं कि देश कैसे चलाया जाए, वो मोदी जी को ज्ञान देते हैं कि जो देश है उसको किस तरह से संभाला जाए। तो उससे पहले थोड़ा सा आप लोग अपने अंदर झांक करके देखिए। किसी ने बहुत सही कहा है कि लोग बड़े देशों में आ गए अपनी छोटी सोच को लेकर के। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलो जब टूरिस्ट वीज़ा पे आप जा रहे हो। इसीलिए फिर आपको कोई कंट्री जो है वीज़ा नहीं देती है, वीज़ा मिलने में मुश्किल होता है, जैसे यूएस है, कनाडा है, यूके है। क्यों इतनी प्रॉब्लम्स होती है इंडियन को? रीज़न यही है कि या तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते टाइम वीज़ा मिल जाता है, फिर उन्हें कनाडा से, यूएस से, यूके से वापस भेजा जाता है, या फिर वो डोंकी लगा करके मैक्सिको के थ्रू या फिर ग्वाटेमाला के थ्रू या फिर ब्राज़ील के थ्रू वो लोग जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो हर कंट्री को पता है कि एशियंस को, सिर्फ मैं इंडियन की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये भी काफ़ी जो है क्वांटिटी में वहाँ पे जाते हैं। तो ऐसे में जब न्यूजीलैंड आपको वीज़ा दे ही रहा है
तो भाई आपको फिर गलत काम करना है क्यों? आप वहाँ पे लीगल तरीके से जाइए, बिल्कुल सही इंटेंशन दिखाइए और इंग्लिश आपको आनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, वीज़ा मिल गया और जब आप न्यूजीलैंड पहुँचते हो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप क्यों आए हो, कहाँ कहाँ घूमोगे, कंट्री के बारे में आपको घंटा नॉलेज नहीं है और आप जा रहे हो न्यूजीलैंड, वीज़ा मिल गया, फ़्लाइट करवा ली। और दूसरी चीज़ ये, अगर आपको न्यूजीलैंड से डिपोर्ट किया जाता है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इंडिया से न्यूजीलैंड की फ़्लाइट लगभग एक साइड की 1 लाख रुपए की और आपको रिटर्न टिकट भी लेके जाना है। अब बहुत से इंडियन है वो रिटर्न टिकट नहीं लेके जाते और आपका है टूरिस्ट वीज़ा, वीज़ा की वैलिडिटी 1 साल है, लेकिन आपको उन्हें दिखाना ये पड़ेगा हम 7 से लेकर 10 दिन तक घूमने आए हैं। उसका रीज़न ये है, न्यूजीलैंड अगर कोई टूरिस्ट जाता है तो आई थिंक कि 10 से 14 दिन में पूरी कंट्री को एक्सप्लोर कर सकता है, इतनी सी कंट्री है। तो ऐसे में आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है जब भी आप जाओ। एक तो लगेज आपको ज़्यादा नहीं लेना है अपने साथ में, उतना ही लेके जाओ। 7 दिन की ट्रैवलिंग है तो 7-8 दिन का सामान आपके पास हो। ऐसा तो है नहीं कि न्यूजीलैंड में अकाल पड़ रहा है वहाँ पे सामान नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलता है। एक बार चले जाओ, पहुँच जाओ, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। वापिस अगर डिपोर्ट किया जाता है तो सीधा सीधा लाख रुपए का आपका लॉस है। लाख रुपए का वो लॉस है, ट्रैवल हिस्ट्री ख़राब होगी, वीज़ा कैंसिल होगा, फिर जो वीज़ा है उस वीज़ा पे आप दोबारा भी नहीं जा सकते हो। 1 साल का वीज़ा मिला और अगर आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया, एंट्री डिनाई कर दी गई, उस वीज़ा पे आप दोबारा ट्रैवल नहीं कर सकते। और जब दोबारा वीज़ा अप्लाई करोगे तो आप पूछेंगे आपसे हैव यू एवर अप्लाइड न्यूजीलैंड वीज़ा, वहाँ पे आपको येस करना पड़ेगा। और फिर पूछेंगे क्या आपको किसी कंट्री ने डिपोर्ट किया है, तो उसको भी येस करना पड़ेगा और फिर आप उसी कंट्री के लिए अप्लाई करोगे, कभी वीज़ा नहीं मिलेगा। और उसके अलावा फिर आपको ना न्यूजीलैंड से अगर डिपोर्ट हो तो ना ऑस्ट्रेलिया वीज़ा देगी, ना कोई अच्छी कंट्री देगी। तो ये एक ड्रॉबैक है। वीज़ा मिल रहा है तो अच्छे से जाइए और अपने इंग्लिश स्किल्स पे थोड़ा सा काम कीजिए, क्योंकि वहाँ पे सवाल जवाब आपसे इंग्लिश में होंगे। और डिपेंड करता है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, आपने पहले अगर इमिग्रेशन क्लियर्स किए हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोई आपको फांसी पे नहीं लटकाएंगे, वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे, कंट्री के बारे में, क्यों आए हो, कहाँ घूमोगे। ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास अकोमोडेशन की बुकिंग है, वेल एंड गुड है, उससे उन्हें ये एश्योरिटी हो जाती है ये बंदा आया है तो इसके पास सारा इंतज़ाम है। और हो सकता है तो अपने साथ कुछ कैश भी लेके जाइए, डॉलर ले जाइए या फिर यूरो ले जाइए, पाउंड ले जाइए। और साथ में अगर क्रेडिट कार्ड भी है तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट है। और रिटर्न फ्लाइट टिकट होना मस्ट है, भले ही आप उस टिकट को वहाँ जा करके कैंसिल करवा देना, थोड़े बहुत पैसे काट के आपको वापस मिल जाएंगे। वापस डिपोर्ट होने से तो अच्छा है कि 5-10 हज़ार का नुकसान हो। तो ऐसे में ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया आपको ध्यान रखना है। और अब मैं बात करता हूँ उन लोगों की जिन्हें ऑलरेडी न्यूजीलैंड का वीज़ा मिल चुका है और वो ट्रैवल करने से कतरा रहे हैं। तो मैं उन्हें यही बताऊंगा कि इंडिया से अगर आप ट्रैवल करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत डर लग रहा है आपको तो आप कतर से जो है फ़्लाइट ले सकते हो, आप दुबई से फ़्लाइट ले सकते हो, क्योंकि सिंगापुर का इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। नए बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ही आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करते हैं और वो कहीं ना कहीं आप उनके सवाल जवाब में अगर अटक गए तो अगली फ़्लाइट में इंडिया आना पक्का है आपका और वीज़ा भी कैंसिल फिर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, 17 घंटे की 16 घंटे की फ़्लाइट है, 17 से 18 हज़ार किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख के जाना। वीज़ा बहुत कम पैसे में मिल रहा है, लेकिन फ़्लाइट का पैसा बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा न्यूजीलैंड सस्ती कंट्री नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ न्यूजीलैंड के बारे में। वहाँ पे किसी भी चीज़ का MRP नहीं होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का फिक्स प्राइस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कि मैं ये ख़रीदने जाता हूँ, जैसे ये कैमरे का मेरे कैप है, लेंसकैप, तो इसका प्राइस हो सकता है कि आज $2 है और कल जो है इसका $5 हो या $1 हो। तो लोग वहाँ पे शॉपिंग करने से पहले चेक करते हैं प्राइस अलग अलग स्टोर में जा करके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पे MRP नाम की कोई चीज़ नहीं है। और उस कंट्री में एक तो लिजर्ड जिसको छिपकली बोलते हैं, छिपकली भी वहाँ पे नहीं है। और स्नैक भी उस कंट्री में, सांप बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 0 पॉइजन है उस कंट्री में। तो अगर आप लोग सांप से डरते हो और आप लोग छिपकली से डरते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है न्यूजीलैंड। और मिनिमम वेज की अब मैं बात करता हूँ कि भैया चलो ठीक है, सारी बात हो गई, पहुँच गए न्यूजीलैंड, पैसे कितने मिलेंगे। तो वहाँ पे जो मिनिमम आपकी सैलरी होगी 30 न्यूजीलैंड के डॉलर होंगे। एक न्यूजीलैंड का डॉलर 50 से 52 रुपये रहता है, यानी 1500 से 1600 रुपये आपको पर घंटे आपको मिलने वाले। पर मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, पर घंटा आपको मिलेगा। तो आप लोग जा सकते हो, सेटल हो सकते हो। बस आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और थोड़े से कॉन्फिडेंट होने चाहिए। और सामान वगैरह ज़्यादा नहीं लेके जाना है, बस इतना ले जाइए उन्हें लगे कि बंदा जेन्युइन
ट्रैवलर है, एक बैकपैक हो तो आई थिंक कि बहुत अच्छा होगा, जिसमें 15 से 20 किलो सामान आता है। कपड़े जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ मैं कभी भी कपड़ों का बोझ अपने कंधों पे नहीं लाता हूँ। एक कैमरे की बैग होती है जिसमें मेरा ड्रोन, 3-4 कैमरे, और उसके अलावा दूसरे में मेरे कुछ ज़रूरी सामान। 4 जोड़ी कपड़े बहुत होते हैं, 2 जीन्स हो गई, 2 टी-शर्ट हो गई। कपड़े दुनिया में कहीं भी खरीदो थोड़ा बहुत ही फ़र्क रहता है, मिल जाएंगे वहाँ पे भी, ठीक है। वहाँ पे आप जो है पूरी ज़िंदगी के लिए सेटल होने नहीं जा रहे हो मुझे पता है, लेकिन ऐसा आपको इमिग्रेशन वालों को नहीं दिखाना है, समझ गए। तो ये चीज़ थी। अगर आपको न्यूजीलैंड का वीज़ा चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी आपको नज़र आ रही है। रिप्लाई ना मिले तो परेशान मत हुआ करो, कुछ लोग धड़ाधड़ कॉल करने लगते हैं। जो टाइम देख लिया करो इंडिया के और जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ के टाइम में 2.5 घंटे का फ़र्क है। इंडिया में जब 10 बज रही होती है तो मैं सो रहा होता हूँ उस टाइम, और लोगों के कॉल आने धड़ाधड़ शुरू हो जाते हैं। न्यूजीलैंड का वीज़ा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% मिल जाएगा, 99% आपको वीज़ा मिल जाएगा। और जो दूसरी चीज़ है, अब आप वहाँ पे पहुँचो ना पहुँचो ये आपकी किस्मत की बात है। आपके अंदर अगर वो गट्स हैं तो आप न्यूजीलैंड पहुँच सकते हो। और न्यूजीलैंड में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, वुमेन फीफा वर्ल्ड कप। तो पहला मुकाबला शायद नॉर्वे का और न्यूजीलैंड